ये एजुकेशन एक्सपो में साइंस फेयर का इनॉग्रेशन हो गया है। अब यहाँ इनॉग्रल सेशन का आगाज होगा। मैं तमाम ही गेस्ट से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज कम ऑन द स्टेज। साइंस फेयर इनॉग्रल सेशन को बस आगाज हुआ चाहता है। हमारे तमामी गेस्ट आज हमारे दरमियान इस साइंस फेयर इनॉग्रल सेशन में हमारे साथ में हैं। हम आपका सबका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन की जानिब से और साइंस फेयर एकेडमी की तरफ से। मैं वेलकम एड्रेस के लिए माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के चेयरमैन ब्रदर बासित सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो वेलकम एड्रेस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अकरमुल लज़ी मा लम यअलम। स्टेज पर मौजूद मोहतरम व मुकर्रम मेहमान इकराम, हमारे इस अहम इवेंट के जजेस और साइंस फेयर महाराष्ट्र साइंस फेयर एकेडमी के मेंबरान, मैं तमाम ही का यहाँ पर बहुत ही खुशदिली से और बहुत ही फख्र के साथ आपका इस्तकबाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र साइंस फेयर एकेडमी का ये दूसरा साइंस फेयर है और एजुकेशन एक्सपो 2024 या इससे पहले जो हमारा 2023 का एडिशन हुआ था, इन दोनों एक्टिविटी में जो कि ये 7 दिन की एक्टिविटी होती है, इसमें अगर कोई काबिल फख्र कोई लम्हा, कोई काबिल फख्र अगर कोई तकरीब है तो वो साइंस फेयर है। इस चीज को देखकर बड़ा इत्मीनान होता है कि चलिए इंसान कुछ मेहनत करता है और उसका फल उसे नजर आता है सामने। वो जो खुशी मिलती है, बस वो खुशी ये है जो बच्चे इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल है। बिलाशुबा दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, हर एक फील्ड में बेइंतहा तरक्की हो रही है, लेकिन तरक्की की जो बुनियाद है वो रिसर्च है। और रिसर्च वाले पार्ट में अगर हम देखें तो हम बहैसियत कौम भी और बहैसियत मिल्लत भी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। थोड़ा नहीं बल्कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। जब हम लोगों ने महाराष्ट्र साइंस फेयर एकेडमी की बुनियाद डालने के लिए लोगों से सलाह मशवरा किया, चूंकि हम तो इतने रिसोर्सफुल पर्सनालिटीज नहीं हैं, हम जमीन से जुड़े हुए चंद सोशल वर्कर है जो सोचते हैं कि हम इस मुल्क कौम की तरक्की में अपना हिस्सा कैसा डालें। और जब हमने सोचा और हमने लोगों से बात की तो उस वक्त पता चला कि अगर आप औरंगाबाद में साइंस फेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले साइंस टीचर्स को आपको अवेयर करना पड़ेगा। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। साइंस टीचर जो कि अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, वो अपना प्रोफेशनल लाइफ पूरा गुजार रहा है इसके अंदर, उनको बताना पड़ेगा कि साइंस फेयर क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैलेंज को लिया। कमोबेश 4 से 5 एक्टिविटीज हुई, सेमिनार हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुए, वर्कशॉप्स हुए और इन तमाम एक्टिविटी के बाद पिछले साल हमारे पास 38 प्रोजेक्ट्स आए थे। 38 प्रोजेक्ट्स 6ठी से 10वीं के बच्चों ने लेकर आए थे और ये प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्टरी लेवल पे थे।
जो हमने सोचा था उससे बेहतर। मैं इन जजेस को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इन प्रोजेक्ट्स को बहुत बारीकी से और बहुत क्रिटिकल अंदाज में उसे जज करे, बच्चों की गलतियां निकाले। बच्चों ने बेहतर काम किया है, अच्छा काम किया है, सिर्फ हम उन्हें अच्छा कहे और ताली बजाकर आगे बढ़ जाए, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इस जिंदगी में आप इन बच्चों में से कम 10 साइंटिस्ट निकाल कर देंगे। ये 10 साइंटिस्ट इंशाअल्लाह हमें उस नफ्सियात से निकालेंगी जिस नफ्सियात को हम कहते हैं कि पिदरम सुल्तान बूद, फारसी का मुहावरा है कि हमारे बाप दादा सुल्तान हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारे असलाफ ऐसे, हमारे असलाफ ऐसे, आज इतने वसाइल होने के बावजूद, आज इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? हमें इस बात पर सोचने और समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने दुनिया में तरक्की की है, जिन अफराद ने दुनिया में तरक्की की है, वो अफराद बहुत कम वसाइल के साथ आगे बढ़े थे, बहुत कम रिसोर्सेस के साथ आगे बढ़े थे। आज अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन रिसोर्सेस अता किए हैं, बेहतरीन रहनुमा, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस, बेहतरीन रिसोर्सेस। लेकिन पता नहीं क्यों, वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट पर हमें सोचने की जरूरत है। क्या वजह है कि हमारे पास से अब लोग रिसर्च में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? मेरी तमाम लोगों से दरखास्त है कि इस एक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। स्कूल के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है, मैं तमाम जिम्मेदारान से अदबन ये दरख्वास्त करूँगा कि आइंदा साइंस फेयर के अंदर ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट्स कम से कम 100 हो जाए। हम अपने बच्चों में रिसर्च को लेकर एक बीज बो देना जरूरी है। खास तौर से टाइटल को सेलेक्ट करने के लिए, टाइटल सेलेक्ट करने के लिए जो परेशानी होती है, इस मामले में आप बच्चों के ऊपर छोड़े, वो किस तरह का हाइपोथेसिस लेना चाहते हैं, कैसा वो टाइटल सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस फील्ड में वो रिसर्च करना चाहते हैं, ये साल भर जरा बच्चों से निकालते रहे, उन्हें डिस्कशन में लाते रहे। जब वो कहते हैं ना कि भाई किसी की अगर ख्वाहिशात उसकी फर्ज मनसबी बन जाए तो उसे खुशकिस्मती कहते हैं। जो इंसान की ख्वाहिश होती है वो अगर उसकी ड्यूटी बन जाए तो वो खुशबख्ती उसी को कहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इन बच्चों के अंदर वो ख्वाहिशात को जगाए कि वो एक ऐसा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं जो इस मुल्क और इस कौम के वास्ते एक बड़ा काम करेगा। डॉक्टर बहुत बन रहे हैं और डॉक्टर्स के हालात हम देख रहे हैं, इंजीनियर्स भी बहुत बन रहे हैं। हर फील्ड में लोगों की ज़रूरत है, लेकिन हमें डिमांड और सप्लाई को भी देखने की ज़रूरत है। आज डिमांड डॉक्टर्स की नहीं है, आज डिमांड साइंटिस्ट की है, आज डिमांड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों की है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, तमाम असातिज़ा और स्कूल के जिम्मेदारान से, कि वो इस मामले को संजीदगी से लें और हर स्कूल से कम 5 प्रोजेक्ट्स अगले साल एजुकेशन एक्सपो में महाराष्ट्र साइंस फेयर एकेडमी के तहत जो साइंस फेयर होगा 2025 का, उसके अंदर कम से कम 100 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लेकर आए। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा मेरे उन तमाम नौनिहालान मिल्लत का जिन्होंने 3 महीने मेहनत करके इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर तैयार किया है। मैं स्कूल के जिम्मेदारान और उन तमाम असातिज़ा का निहायत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों के बावजूद, बीच में छुट्टियां भी थे, इलेक्शन भी थे और बहुत सारे मसाइल स्कूल में होते रहे, इसके बावजूद उन्होंने इन बच्चों को तैयार किया। ये काम कोई मामूली काम नहीं है। हम आपकी दर्द को और आपकी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन क्या करें कि अब ख्वाहिश ऐसी हो गई है कि बस अब इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस वास्ते हम आपको भी चैन से बैठने नहीं देंगे और हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहेंगे कि हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। अब आप अपनी तरजीहात को तय कर ले
कि आप किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के चेयरमैन ब्रदर बासित सिद्दीकी साहब से आप इफ्तिताई कलमात इनागुरल वर्ड्स सुन रहे थे। उन्होंने बहुत ही दर्द के साथ ये बातें कही हैं कि आज सूरत हाल बहैसियत मुसलमान हमारे सामने क्या है। हमारे स्टेज पर हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन से भी हमारे एक्सपर्टीज़ यहाँ मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बड़ी महारत रखते हैं। ये बात भी अपने नज़दीक उतनी ही सही है कि पूरे 1000 साल तक जो लोग सुल्तान की हैसियत से रहे हैं, आज उनकी सूरत हाल समाज में इंतहाई दिगरगो है, इंतहाई पस्ती की हालत में। और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुसलमान इस देश की सबसे कमज़ोर तरीन कौम है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए अब जो रास्ता हमारे पास में है वो इल्म का रास्ता है, तालीम का रास्ता है। पैसा अहम नहीं है, स्टेटस अहम नहीं है, बल्कि एजुकेशन और तालीम बहुत अहम है। और ये बात भी उतनी अपने नज़दीक सही है कि दुनिया में जहाँ 2, 4, 5, 6, 10 लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, मुसलमानों का बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पर 100% लिटरेसी का ये रिकॉर्ड मौजूद है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से फील्ड में मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या काम किया है। आज भी बरतानिया के इंसाइक्लोपीडिया में नाम आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, जियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, कोई हो, हर चीज़ में आप देखेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट हमको देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर हमारे पास में 38 स्कूल्स के, मुख्तलिफ स्कूल्स के 38 प्रोजेक्ट्स यहाँ आए थे साइंस फेयर में। और हम देखते हैं कि इस वक्त 45+ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपके सामने हमारे स्टूडेंट्स ने और स्कूल्स ने लगाए हैं। यहाँ पर ये बात भी समझने की है, बड़े दर्द के साथ में हमारे माइंड्स इन मोशन के चेयरमैन ने कहा कि असातिज़ा को अवेयरनेस, ये बिल्कुल सही बात है, सच बात है। और हम समझते हैं कि इस वक्त असातिज़ा ही बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए कि असातिज़ा ये कौम का मेमार होते हैं, फाउंडेशन ऑफ नेशन होते हैं। बच्चे कोरे कागज़ होते हैं, उस कोरे कागज़ पे जो वो लिखना चाहें, जो वो नक्शा बनाना चाहें, वो नक्शा बना सकते हैं। असातिज़ा ही को ये रोल बहरहाल प्ले करना है। साइंस टीचर्स की बड़ी अहम जिम्मेदारी है, वो बच्चों में इंस्पिरेशन, करेज ये पैदा करें, मोटिवेशन पैदा करें, उनको प्रेरणा दें। और साइंटिफिक विजन, साइंटिफिक थिंकिंग, कुरान की आयतें जो हमने पढ़ी हैं उसमें भी साइंटिफिक थिंकिंग की बातें हमको समझाई जाती है, बताई जाती है। कुरान खुद कहता है कि गौर फिक्र करो अपने आप में, अपनी पैदाइश में। एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन देता है, साइंस मुख्तलिफ सिस्टम्स ऑफ ऑर्गन्स की तालीम देता है और बताता है कि पूरे नेचर में कैसे हम गौर कर सकते हैं। तो ये साइंस फेयर का बहुत प्रायोरिटी का हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स में, पर्टिकुलरली मुस्लिम स्टूडेंट्स में साइंटिफिक विजन, साइंटिफिक थिंकिंग वो उस नज़र से देखें जो साइंस चाहती है, जो हम चाहते हैं, उसको पैदा करने की ज़रूरत है। आइए इसके बाद में आउटलाइनिंग्स ऑफ साइंस फेयर के उन्वान से कुछ बातें आपके सामने मिस्टर अब्दुल समद शेख साहब ये आपके सामने पेश करें, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। First of all, I welcome our chief guest and guest of honor and all our judges. It's so pleasant to see that the scientific environment is being built up over here and all of your work is going to be displayed and all your hard work is going to be appraised over here. Whenever you design an educations, we have to design by seeing the future, not the past. जो मुस्तकबिल है, जो आगे आने वाला है, एजुकेशन उस हिसाब से ही होना चाहिए। आप ऑलरेडी अवेयर हो कि टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वर्क एंड जॉब एंड योर टास्क। मिड लेवल जॉब ऑटोमेशन में चले जाएंगे और डिसीजन मेकिंग की जॉब एआई एमएल ले लेगा आपका, और लेबरस जॉब रोबोटिक्स एंड सीएनसी मशीनरीज ले लेंगे। तो आदमी का काम क्या रहेगा? व्हाट ए ह्यूमन विल डू? फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू सी इवन वेरी नियर टू 2030 कि हमारा सबसे बड़ा जॉब जो रहेगा, जहां इंसान की जरूरत पड़ेगी, वो होगा क्रिएटिविटी, इनोवेशंस,
थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यही जो इदारे रहेंगे जहां पर हमारी जरूरत पड़ेगी, एंड सर्टेनली द एथिकल थिंकिंग। तो अभी अगर फ्यूचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो सभी को साइंटिफिक थिंकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी को मुद्देनजर रखते हुए, कंसिडरिंग दिस, वी आर कंडक्टिंग दिस साइंस फेयर सिंस 2 years, और लास्ट ईयर 38 प्रोजेक्ट्स थे जिसमें बहुत अच्छे इनोवेशंस बच्चों की तरफ से आए थे। अब के 48 प्रोजेक्ट्स हैं, एंड इज गोइंग टू बी वंडरफुल टू सी कि बच्चों के दिमाग में कौन से आइडिया रहते हैं, हाउ दे कैन बिकम द इनोवेटिव। द वेरी पर्पस, इसका जो मकसद है वो सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, इसका पर्पस है कि आप में साइंटिफिक थिंकिंग की आदत पड़े। साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए। जब तक क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उनका आंसर नहीं ढूंढते हो, और अगर आपने आंसर नहीं ढूंढा तो आप पुराने आंसर पर चलना शुरू कर देते हो। पुराने आंसर पुराने जमाने के लिए ठीक थे, इस जमाने के लिए नए आंसर्स की जरूरत है। न्यू प्रॉब्लम रिक्वायर्स न्यू सॉल्यूशंस, एंड दैट कम्स आफ्टर द साइंटिफिक थिंकिंग। और इसी थिंकिंग को बिल्डअप करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने साइंस फेयर को मुनक्किद किया है। और साइंस फेयर, इससे पहले भी साइंटिफिक एक्टिविटी तो होती थी स्कूल में, आपके होती भी होगी, लेकिन उस एक्टिविटी और इसमें फर्क यह होता है कि वहां साइंस एग्जीबिशंस होते थे। सो साइंस एग्जीबिशन और साइंस फेयर में जो फर्क है वो समझ लीजिए आप। साइंस एग्जीबिशन में ऐसा होता है कि वहां जो साइंटिफिक चीज बन चुकी है आप उसको स्टडी करते हो, उसका एक मॉडल बनाते हो और लोगों को एक्सप्लेन करते हो। जैसे मान के चलो कोई सैटेलाइट बना है, आपने सैटेलाइट का मॉडल बनाया और लोगों को बताते हैं कि ये सैटेलाइट इस तरह से होता है। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होता है, वो ऑलरेडी बन चुका है, आप सिर्फ उसको स्टडी करके एक्सप्लेन करते हो। तो एग्जिबिट करते हो, दिखाते हो। यहां पर दिखावा नहीं है, नथिंग टू एग्जिबिट। यहां पर क्रिएशन है, यहां इनोवेशंस है। आपने नया क्या पैदा किया, आपने नया क्या सोचा, आपके दिमाग में नया क्वेश्चंस क्या आया, और वो जो नया क्वेश्चंस है जो हो सकता है हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसी क्वेश्चंस को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। और इसीलिए इस चीज को समझने के लिए कि एक्चुअली हाइपोथेसिस क्या होता है, ये नए क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर नए क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो नए आंसर भी नहीं मिलेंगे आपको। और पुराने आंसर जरूरी नहीं कि काम करेंगे, उसमें काम कर भी सकते नहीं भी कर सकते। सो वी नीड न्यू थिंकिंग, वी नीड साइंटिफिक थिंकिंग, एंड वी नीड क्रिटिकल थिंकिंग्स। ये आपके फ्यूचर की जरूरत है, आपके बच्चों के करियर की जरूरत है, और आपको जिंदगी जीने की जरूरत है। जो आदमी क्रिटिकल सोचता है, जो आदमी साइंटिफिक सोचता है, उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो साइंटिफिक थिंकिंग इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी, और इसी के लिए ये साइंस फेयर है। और याद रखो, इसमें जो आपने प्रोजेक्ट किया है, जो आपने इनोवेट किया है, जिसको आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, वही आपका अचीवमेंट है। यू ऑलरेडी गॉट द रिवॉर्ड, यू ऑलरेडी गॉट द रिवॉर्ड। आप में वो थिंकिंग पैदा हुई, आपको पता चला कि हाइपोथेसिस क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होती है, मेथोडोलॉजी क्या होती है, ये सारा पता चल गया आपको, आपके असातिज़ा को, टीचर्स को, आपके स्टूडेंट्स को, सभी को पता चल गया। और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और जो आदमी साइंटिफिकली सोचना शुरू कर देता है, जो बच्चा साइंटिफिकली सोचना शुरू कर देता है, वो जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे जाता है। वो फिर शांत नहीं बैठेगा। शांत बैठने के लिए आपकी थिंकिंग स्टॉप होना जरूरी है, और साइंटिफिक थिंकिंग आपको थिंकिंग फिर से सोचने पे मजबूर कर देती है, और ये लोग फिर कंटिन्यूसली डेवलप करते चले जाते हैं। और जो लोग साइंटिफिकली कंट्रीब्यूट नहीं करते सोसाइटी को, सोसाइटी उनको याद नहीं रखती है, ये याद रखना। और जब आप साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन करेंगे तो द होल वर्ल्ड विल फॉलो यू। आपने देखा, आप जो डिवाइस लेकर घूमते हो, मोबाइल, आपने कभी देखा है किसने बनाया है? किसी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, किसने बनाया? ये सोचते नहीं हो आप, यू सिंपली फॉलो इट। आप फॉलो करते हो, वो जो चाहे वो आपको पैसे, आप उसको पैसे देते हो। द टेक्नोलॉजी, द इनोवेशन एंड द साइंस इज द वन
which is your contribution as a human being. इंसान अब एक इंसान बन के जब आया है तो उसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को होना चाहिए. He should be able to contribute some good for the society, and the best way is to innovate, to create something new, and that is your scientific thinking. और इसी के लिए ये साइंटिफिक फेयर है. और अभी आपके सारी चीज़ें जो है तो आपके डॉक्यूमेंट्स व्यू हो चुके हैं, आपके पोस्टर्स एंड ओरल प्रेजेंटेशन भी साथ में व्यू होंगे. और ओरल प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर आपको 3 मिनट का समय दिया जाएगा. और ओरल प्रेजेंटेशन में याद रखिए आपको करना क्या है, आपको प्रोजेक्ट समझाना नहीं है जजेस को. जजेस ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट दे चुके हैं. दे गॉन थ्रू योर डॉक्यूमेंट, दे नो योर प्रोजेक्ट. आपको सिर्फ आना है और आपको अपना एब्स्ट्रैक्ट बताना है, मतलब आपका प्रोजेक्ट किस लिए कर रहे हो आप. उसमें मेथोडोलॉजी आप थोड़ी सी बता दीजिए, आपने किस तरह से किया. बस शॉर्ट में ये 2 चीज बता दीजिए. अगर जजेस को कोई क्वेश्चन है तो आपसे क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर दे दीजिए, एंड यू कैन मूव आउट. So it is within the 3 minutes you have to do all these things. So with this announcement, I'll wrap up my speech. And thank you, Jazakumullah Khair, and wish you all the best. And let's see how best you're done it. Thank you. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट फेजेज में जो साइंस फेयर सेमिनार हमने रखा था, तो उसमें आपसे बताया था कि प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जजेस उसको इवैल्यूएट करेंगे. अभी यहाँ पर ओरल प्रेजेंटेशन होगा, उसको जज किया जाएगा, और बाद में पोस्टर प्रेजेंटेशन को भी जज किया जाएगा. हमारे दरमियान आज के इस ओरल प्रेजेंटेशन को जज करने के लिए डॉक्टर अश्विन क्षीरसागर साहब, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी के MGM कॉलेज में. हमारे दरमियान में डॉक्टर शेख याहिया साहब, आप ट्यूटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी MGM. और डॉक्टर क्रांति जागले मैम, ये असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स MGM जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर हैं, HOD हैं फिजिक्स की. ये ओरल प्रेजेंटेशन के 3 जज रहेंगे. वैसे हमारे साथ में टोटल जज आज 9 अलग अलग तरह के जजेस हैं. इसके बाद में मैं गुजारिश करता हूँ, इसके बाद में हमारे दरमियान एज ए चीफ गेस्ट डॉक्टर अब्दुल वासे साहब मौजूद हैं. मैं इनके इंट्रोडक्शन के लिए मिस्टर सफ़र खान साहब, इनसे गुजारिश करता हूँ, कमेटी मेंबर साइंस फेयर एकेडमी, आप उनका तारुफ पेश करें, इंट्रोडक्शन पेश करें. So today we have with us the chief guest, Dr. Abdul Wase Mohammed. He is a scientist with a specialization in satellite remote sensing, blockchain technology, artificial intelligence and machine learning applied to sustainable agriculture and natural resources management, with almost 2 decades of experience in Europe, the USA and the Middle East. A recipient of the prestigious Crave Fellowship USA and the Royal Society Dorothy Hodgkins Postgraduate Award UK. Abdul Wase has a PhD from the UK and 2 master's degrees from Germany. MashaAllah. Abdul Wase returned to India from the USA with a passion for transferring knowledge gained from international experiences to marginalized communities. With the intention of socio-economic upliftment of the underprivileged communities, he founded a trust by the name SIAMP, Socio-Economic Upliftment of Marginalized People. It is a charitable trust which was established in June 2020, right during COVID. He is the current chairman of CM Trust. He is the managing director of a fish farmers producers organization which he has established in Kashmir, registered by the name Ecofins Harvest FFPO, which supports 400 farmers for sustainable freshwater fish businesses. He is the chairman of a technology company, Tainsol, and managing director of an e-commerce portal, iHalal. To welcome him with the token, I request Sartaj Shakir Sahab to please welcome him. And Ammar, can you please come up with the trophy, please?
जज़ाकल्लाह। तो हमारे आज के इस साइंस फेयर इनॉग्रल सेशन के चीफ गेस्ट हैं मोहतरम ब्रदर डॉक्टर अब्दुल वासे साहब, जिनका इंट्रोडक्शन आपने सुना और उनका इस्तकबाल यहाँ किया गया। इसके बाद में आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर संजय हरके साहब। मैं साइंस फेयर एकेडमी की मेंबर सरवत अंजुम साहिबा से गुजारिश करता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन पेश करें। एजुकेशन एक्सपो 2024 के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस अज़ीमुश्शान साइंस फेयर के इनाग्रल फंक्शन के सेशन के लिए स्टेज पर मौजूद माइंड्स इन मोशन के डायरेक्टर आली जनाब बासित सिद्दीकी साहब, MGM यूनिवर्सिटी के चांसलर जनाब अंकुशराव कदम के नुमाइंदे डॉक्टर तनवीर, आज के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी डॉक्टर अब्दुल वासे मोहम्मद जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे दूसरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आली जनाब डॉक्टर संजय हरके साहब, इस साइंस फेयर के सेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल समद शेख जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रिसर्च मेंटर, IT स्किल ट्रेनर, एजुकेशन एंड करियर इंटरनेशनल काउंसलर है। इस साइंस फेयर में और के इसके कोऑर्डिनेटर आली जनाब सरताज शाकिर साहब जो साबिक़ा एजुकेशन ऑफिसर है। इसी तरह स्टेज पर मौजूद साइंस फेयर के गैलेक्सी के वो मोअज़्ज़िज़ मेहमानान जो हमारे दरमियान इस साइंस फेयर को जज करने के लिए बहुत से काबिल और क्वालिफाइड जज यहाँ पर मौजूद है, जिनमें है डॉक्टर अश्विन क्षीरसागर जो MGM में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के हेड है, डॉक्टर याहिया जो MGM के फार्मेसी के प्रोफेसर है, डॉक्टर अब्रार जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर है, डॉक्टर शास्त्री मैडम SB कॉलेज की प्रोफेसर है, डॉक्टर क्रांति झाकड़े MGM यूनिवर्सिटी के फिज़िक्स के HOD है, डॉक्टर गिल रिटायर्ड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है। और इस वक्त अगर मुझे कोई सवाल करता है, जैसा एक सवाल जब राकेश शर्मा चांद पर गए थे तब इंदिरा जी जब वो हमारे पंतप्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनसे सवाल किया था कि वहाँ से भारत कैसा नज़र आ रहा है। ऐसा अगर मुझसे कोई सवाल करता है कि यहाँ से इस स्टेज पर से भारत का फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है, तो मैं कहूँगी कि बहुत रोशन नज़र आ रहा है। कि तो मेरे सामने जो प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं ये भारत का तकदीर रोशन है, भारत का मुस्तकबिल रोशन है, इसकी एक मिसाल है। यहाँ और डॉक्टर शास्त्री मैडम, क्रांति झाकड़े मैडम, डॉक्टर गिल सर, डॉक्टर सुबुर खान, डॉक्टर सैयद अब्रार, डॉक्टर खमर शरीफ साहिबा जो नेशनल अवार्डी टीचर है, डॉक्टर अब्दुल जलील सर, ये और तमाम स्कूल के सभी प्रिंसिपल टीचर और यहाँ आज मौजूद साइंस फेयर के छोटे छोटे साइंटिस्ट सबका मैं इस्तकबाल करती हूँ और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का तारुफ कराने के लिए खड़ी हूँ जो अपने आप में बहुत अजीम है, इसलिए इस अजीमुश्शान प्रोग्राम में उन्हें बुलाया है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि डॉक्टर संजय हारके सर का तारुफ करवाने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है और मुझे खुशी है कि इट इज़ ए प्लेजर टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट टुडे डॉक्टर संजय हारके सर. Sir is an eminent biotechnologist associated MGM University for the last 24 years. In this association, he has served various institutes under MGM in the capacity of an educator, a mentor, and a guide. Sir holds a PhD in biochemistry, master's degree in agriculture entomology, MBA in management, various PG diploma in computers, biotechnology, and bioinformatics. Sir has more than 20 papers published on the different topics. He is well organized, goal-oriented, self-motivated research and academic person and committed to training the students in areas of the molecular biology, biochemistry, microbiology, cell biology, and bioinformatics.
Sir is dedicated to maintaining emerging scientists and fostering research that interests geomics and microbiomes analysis. It's an honor to have sir with us today, and we are sure that we will definitely gain useful insight from your address. इन तमाम चीज़ों के अलावा डॉक्टर संजय हरके सर में कई आला खुसूसियात मौजूद हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है और दुआ है कि वो और तरक्की करे। मैं इस पुरवकार तकरीब में उनका तहे दिल से इस शेर के साथ इस्तकबाल करती हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों ने भी लुटाई खुशबू। मैं बहुत खुलूस के साथ हमारे साइंस फेयर के कोऑर्डिनेटर आली जनाब सरताज हमारे इसके कोऑर्डिनेटर और हमारे मेंबर, इसके साइंस कमेटी के जो मेंबर है डॉक्टर इरफान सौदागर साहब से ये दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और हमारे मेहमान खुसूसी के खिदमत में हदिया खुलूस पेश करें और उनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन भी दिया गया और यहाँ इनका इस्तकबाल भी किया गया। हम आपका दिल की गहराइयों से यहाँ इस्तकबाल करते हैं। माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन और साइंस फेयर की तरफ से आपका खुशामदीद करते हैं। वेलकम सर। इसके बाद में मैं बड़े ही अदब और एहतराम से आज के हमारे चीफ गेस्ट और हमारे मेहमान डॉक्टर अब्दुल वासे मोहम्मद साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज हमारे इस साइंस फेयर के ऑडियंस को मुखातबत करें और हमारे जूनियर साइंटिस्ट की रहनुमाई करें। डॉक्टर अब्दुल वासे मोहम्मद साहब। First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity to be present among you all. MashaAllah, excellent gathering. And I also take this opportunity to thank the organizing team here who invited, especially Safar Khan, the principal of Root and Wings. And I also take this opportunity to welcome my co-chair, Professor Harke. Welcome, sir. And let me begin my talk by quoting a verse from the Quran, chapter 2, verse 268. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم المغفرة ومنه فضلا والله واسع عليم. So, Shaitan threatens you with poverty and invites you for immorality, but Allah promises you forgiveness and bounty, grace and bounty, and Allah is all-encompassing and all-knowing. Why this verse is relevant today with all of you students? Let me begin by addressing you. So my talk will be in 3 parts. I will address students, teachers, as well as parents, inshallah. In this verse, Shaitan threatening you of poverty and inviting you to immorality, it is relevant in your context in the way fear of poverty does not mean financial scarcity only. It means that you have some kind of a fear that you are not able to exercise your full potential, the talent, that capability that you have inside you, the scientific temperament, because you are scared, because of fear of failure. So if you overcome this fear of failure, आपके अंदर जो डर है, खौफ है, कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ये ट्राई करूं, ये एक्सपेरिमेंट करूं, ये
थीसिस ये टॉपिक अपने टीचर से डिस्कस करूं, लेकिन आपके अंदर किसी तरह का एक खौफ होता है, आप डर होता है कि शायद I may not be successful, I may fail. So this is one of the waswasa, this is one of the, whispering of shaitan in your heart, trying to make you feel small within your own view. So try to come out of this fear of failure. Always be positive, always be optimistic. Any idea is a good idea unless it is proven wrong. You should give a try. See, in a scientific culture, in academic arena, it's always trial and error. All those people who have become successful scientists, they have started with a trial and error. And of course, you should have a strong foundation for that. So, inshallah, if you think about this, you will not be scared anymore. You will be more positive, you will be more optimistic. And immorality, as far as immorality in this context is concerned, many students take shortcut, either by cheating or unethical practices. It saddens me when I come to know that even engineering students, when they submit their project reports, they just outright purchase project report by paying few thousand rupees and submit it as a final year project. So the whole system is becoming slowly corrupt. This should not be the case as far as education and academia is concerned. So immorality in this context कि आप लोग जो है झूठ के सहारे से, चाहे वो assignment हो, चाहे वो project work हो, चाहे वो thesis हो, तो try to be adopting ethics in whatever you are learning, because scientific advances is one thing, but if these scientific advances are not coupled with ethical responsibility, then it could lead to disaster. For instance, let me give an example. Nuclear energy, you can brighten the entire globe using nuclear energy, but the same nuclear energy can be a very destructive force that can annihilate nations. So it depends on the responsibility of the scientific community and the policymakers. So this is very important. As far as teachers, educators, lovely educators, behind every successful student, you are the inspiration. You are the motivators. For you, it is a big responsibility as a teacher that how you develop the temperament of scientific vigor, how you cultivate the creativity among your students matters a lot. So as a teacher, as an educator, it is very significant and important for you that within the classroom, you maintain enthusiasm of the subject that you are teaching. When you are enthusiastic about the subject that you are teaching, it will be like a contagious, it will pass on to the students. They themselves will be enthusiastic. तो आपका जो जोश, आप जिस सिंसियरिटी और कमिटमेंट के साथ स्टूडेंट्स को जो भी सब्जेक्ट्स सिखाएंगे, not only that, not just teaching the subject, you have to teach them to make them realize their moral sense, morality, because your students are tomorrow's citizens. So if they get this basics education with morality and ethics, tomorrow they will be a very responsible citizens. You might think that is a small effort, but believe me, your effort is highly significant in shaping the future of all your students, and it will reap unimaginable results which you may not be aware of right now. In future, there are so many successful teachers and their students have done marvelous jobs as they grow up into an adult responsible citizens. Coming back to parents, in your context, of course, financial scarcity will be literally sometimes financial scarcity. ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि माली तंगी के अलावा अगर आप अपने, क्योंकि आपकी जो औलाद है वो नेक्स्ट जनरेशन है, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहे हैं. So your next generation, sometimes you might compromise because of societal pressure or because of financial scarcity to take shortcuts instead of making them become a morally responsible member of the family, member of the clan and member of the society. So उनको अखलाक़ी तहज़ीब, उनको दीनी तहज़ीब
और उनको समाजी तहजीब, ये बेइंतहा ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। पैसा तो कैसे भी कमा सकते हैं, पैसा कमाने के कई तरीक़े हैं, हलाल तरीक़ा भी, हराम तरीक़ा भी, लेकिन अगर आप उनको बचपन से ये उनके जहन में बात मजबूती से डालेंगे कि चाहे कुछ हो जाए हलाल तरीक़े से ही पैसा कमाएंगे, हराम तरीक़े से हरगिज़ पैसा नहीं कमाएंगे। आगे चल के लोग सरकारी मुलाजिमत करते हैं, बिज़नेस में जाते हैं, तो रिश्वतखोरी आम हो गई है। अब इंडिया में अफसोस से मैं कहता हूँ बगैर रिश्वतखोरी के किसी का काम किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता, ये एक कल्चर बन गया है। इनफैक्ट ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि ईमानदार जो बंदा है वो एक आउटकास्ट है, वो एक आउटलायर है, उसको कोई पसंद नहीं करते, तो इससे बचना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा जो माशरे में मसला है, एज ए पेरेंट यू शुड टेक केयर ऑफ इस ये सूदखोरी का निज़ाम, इंटरेस्ट बेस्ड डीलिंग्स, इससे भी बहुत ज़रूरी है, बचना चाहिए। चूँकि मुझे अभी 10 मिनट दिया गया है, मेरे ख्याल से 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए कहूँगा कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे डिस्प्लेस अभी मैं देखा नहीं, इंशाल्लाह देखूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे साइंटिफिक डिस्प्लेस प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं। और जजेस से भी मैं कहूँगा आप लोग एक एक प्रोजेक्ट को बड़े गौर व फिक्र से देखें और जजमेंट में जल्दबाजी ना करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले महीने भी मैं एक नेशनल साइंस फेयर में था चेन्नई में, तो वहाँ पे मैं जब डिस्प्लेस देख रहा था तो मुझे एक प्रोजेक्ट बेइंतहा मुतासिर किया, तो मैं समझ रहा था कि उस लड़के को डेफिनेटली फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। चूँकि मैं चीफ गेस्ट था तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन मैं ही कर रहा था, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, वो लड़के का नाम भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि जजेस ने मिस कर दिया उसको। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जजेस यू विल टेक योर टाइम टू जज द बेस्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्विटेशन। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी आप डॉक्टर अब्दुल वासे मोहम्मद साहब से उनके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। मैं बहुत ही अदब के साथ में इस स्पीच के लिए, तकरीर के लिए आवाज़ देता हूँ आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर संजय हरके साहब, कि वो आएँ और हमारे लोगों को यहाँ पर अपने ख्यालात से संबोधित करें। डॉक्टर संजय हरके साहब। मैं पहले तो थैंक यू बोलूँगा माइंड एंड मोशन फाउंडेशन के लिए, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन जिनके साथ मेरा फ़ोटो है वो वहाँ नहीं रहना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, जिनका हाथ पकड़ के मैं खड़ा हो चुका हूँ औरंगाबाद में। तो एक मेरी उनको सूचना थी, नीचे फ़ोटो रखा तो भी चलता था। इसके बाद आपको मुझे एक स्टोरी बतानी है। जब मैं घर से निकल रहा था तो सोच रहा था कि आपसे मैं क्या बात करूं, और जैसे जैसे अंदर आने लगा तो एक स्टोरी खड़ी हो गई, और वो स्टोरी आपकी है। एक लड़का था 40 साल पहले, 7th स्टैंडर्ड था उसका, और उनके पिताजी, वो लड़के के पिताजी गाड़ी पे केले, बनाना ऐसे बेचते थे, और वो लड़का उनके साथ था। वो बिजनेस अच्छा नहीं चला उनके पिताजी का। फिर उन्होंने पान का ठेला लगाया, पानपट्टी बोलते हैं आप, मराठी समजते का सगळ्यांना? बोलो। तो मुलगा, कारण रविवारी सुट्टी असते आपल्याला, तो मुलगा रविवारी वडिलांकडे जायचा, आणि वडील जे करत होते पान लावायचे आणि ते पाहायचा तो मुलगा। हा दिनक्रम म्हणजे हे सगळं 7वी ते 11वी पर्यंत चाललं। 11वी नंतर 12वीचा अभ्यास असतो, तुम्ही आता इथून पुढे करणार आहात, आणि त्या अभ्यासासाठी त्या मुलाला वडिलांना वेळ देता आला नाही, जसं तुम्हीही देणार नाही 12वीचा। जर तुम्ही मन लावून करणार असाल तर तुम्हीही देऊ शकणार नाही। तरी पण मी
रविवारी दुपारी माझ्या वडिलांच्या तो मुलगा वडिलांच्या पानपट्टीवर जायचा, वडिलांना मदत करायचा. 12वी नंतर त्या मुलाची घरची परिस्थिती अशी काही खूप खास नव्हती म्हणजे पानपट्टीतून मला आठवतं हार्डली एक 20-25 रुपये दिवसाला भेटायचे वडिलांना. आणि मग माझं ॲडमिशन त्या मुलाचं, म्हणजे मीच तो मुलगा, त्या मुलाचं ॲडमिशन परभणीला कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चरमध्ये झालं. आणि घरावरून फक्त 150 रुपये यायचे. मेसचे पैसे असायचे 100 ते 110 रुपये ही मंथली मेस असायची. मग BSc झालं, MSc झालं आणि मग तुमच्यासारखंच, कारण जसे जसे तुम्ही मोठे व्हाल तसं तसं तुम्हाला पण वाटणार आहे की आपण थोडे पैसे कमवू. त्याही मुलाला, म्हणजे मलाही तसंच वाटलं. मग मी एका एक्झामिनेशनचं प्रिपरेशन करायला घेतलं आणि ती होती IIM बेंगलोरच्या MBAची एंट्रन्स टेस्ट. 4 महिने लागले, खूप चांगलं प्रिपरेशन. IIM बेंगलोरच्या MBAला ॲडमिशन घेतलं. MBA झालं. MBA झाल्यानंतर मग खूप चांगल्या कंपनीत नोकरी लागली. त्या कंपनीचं नाव आहे विप्रो. खूप चांगली पगार भेटायची, पण समाधान भेटत नव्हतं. जे मला आवडत होतं ते काम करता येत नव्हतं. मी तो जॉब सोडला आणि एका दिवशी एका सायंटिफिक इन्स्टिट्यूटमध्ये गेलो सहज म्हणून. हैदराबादला खूप चांगली संस्था आहे ती. त्या संस्थेचं नाव आहे CCMB, सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी इन्स्टिट्यूट. खूप चांगली संस्था जी सायन्समध्ये काम करते. तिथं काम करायला लागलो. पण त्याच्या अगोदर MBA असल्यामुळं एक गोष्ट करायचा प्रयत्न केला. घरी 18-20 दारिद्र्य, भाऊ ITI मध्ये नोकरीला होते, ते थोडे पैसे पाठवायचे. तरी पण असं ठरवलं की आपण एक छान कंपनी काढू आणि मग कंपनी काढली. आता तुम्ही लोक जर पेपर वाचत असाल तर त्याला म्हणतात क्राऊड फंडिंग. म्हणजे 10 लोकांकडून पैसे जमवायचे आणि एक कंपनी उभा करायची. तो प्रयोग मी 1999ला केला. पण इनहाऊ पार्टनरशिपमुळं तो प्रयोग फसला आणि मग माझा प्रवास औरंगाबादला आला. औरंगाबादला तुमच्यासारखंच घर होतं. 10 बाय 10ची रूम होती. त्या रूममध्ये मी, माझी मिसेस आणि माझा मुलगा राहायचो. आणि मग असा मोठा होत आता 24 वर्ष झाले. फक्त एकच गोष्ट शिकलो मी एवढ्या ह्याच्यातून, कारण मी तुमच्यासारख्यांच्याच फॅमिलीमधून आलोय. ती गोष्ट म्हणजे कंटिन्युअस काम करत राहणे. पहा, माझे वडील पण गाडीवर केळं विकणारे होते, तुमच्या वडिलांसारखेच होते. ह्याच्यातून एक गोष्ट घेण्यासारखी आहे, तुम्हाला पाहिजे ती गोष्ट करू शकता, फक्त कंटिन्युअस लॉंग टर्मला तुम्हाला करावं लागेल. ही गोष्ट तुमच्यासाठी होती. आणि स्टेजवर जे लोक बसले आहेत त्यांच्यासाठी एक गोष्ट आहे. आता मुस्लिम समाजातल्या मुलांना पाहिजे काय, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मी बऱ्याच वेळेस जलील सरांकडे गेलो. जे ह्या कम्युनिटीमध्ये मोठे लोक आहेत, सो कॉल्ड मी मोठे म्हणेन आता, त्यांना एकच प्रश्न सांगत होतो की ह्या मुलांना आर्थिक सपोर्टची गरज आहे एज्युकेशनमध्ये. आर्थिक सपोर्टची गरज आहे एज्युकेशनमध्ये. आणखीनही तो विषय घेऊन हा समाज कधी पण समोर आलेला नाही आहे. साधी गोष्ट आहे, माझ्याकडे PhDच्या 3 मुली आहेत मुस्लिम समाजाच्या आणि 2 दुसऱ्या समाजाच्या आहेत. त्या 2 मुलींना स्कॉलरशिप भेटते आणि ह्या 3 मुलींना स्कॉलरशिप भेटत नाही. मी ह्याच्यासाठी
जलील सरांकडे 2दा गेलो, ओसी साहेबाला 1दा भेटलो, पण त्यांची उत्तरं खूप छान होते की आम्ही काही करू शकत नाही. तर ज्या ज्या मीटिंगमध्ये तुम्ही असता, माझी तुम्हा सगळ्यांना ही विनंती आहे, माध्यमिक शिक्षण असू दे, प्राथमिक शिक्षण असू दे, हायर एज्युकेशन असू दे, PhD असू दे, कृपा करून तुम्ही हे शब्द टाकायला लागा. ही एक मी पाहिलेली गोष्ट आहे. मी 2000 पासून एज्युकेशनमध्ये आहे. मागल्या 20 वर्षात अशी काय गोष्ट घडली तुमच्या कम्युनिटीमध्ये मला समजायला मार्ग नाही. PGचा जो मुलगा आहे, माझ्या PGला पूर्ण 20 वर्षात हार्डली 10 मुलं आले असतील. एवढे कमी काय हवेत? हा मोठा प्रश्न मला पडतो. जेव्हा मी मौलाना आझाद कॉलेजमध्ये जातो, तिथं हा प्रश्न विचारतो की तुमच्याकडं PGला किती मुलं आले, तर तिथंही तो रेट डाऊन आहे. मी माइंड अँड मोशन ह्या फाउंडेशनला सजेस्ट करेन ह्याच्यावर तुम्ही काम करावं. मला वाटतं तुम्हा लोकांचा जास्त वेळ घेणार नाही. ह्या 2 गोष्टी तुम्हासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. इथेच मी माझे 4 शब्द संपवतो. धन्यवाद. डॉक्टर संजय हरके साहब ने बहुत दर्द की बात कही है, और अगर मुस्लिम कम्युनिटी का ये दर्द कोई अगर हमसे शेयर करता है तो हम इसको वेलकम करते हैं. आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो ड्रॉप आउट्स है, जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन है, वो कम है. हमको इसकी कोशिश करना चाहिए. मुस्लिम कम्युनिटी और मुसलमान समाज भी यही चाहता है कि वो कम होना चाहिए. लेकिन एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब. हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब. तकदीर कभी संवरती नहीं अरमानों से. सिर्फ अरमान पालेंगे तो कौम की तकदीर नहीं संभल सकती. उसके लिए बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हमको अडॉप्ट करनी पड़ेगी. और जिस एहसास को यहाँ पर संजय हरके साहब ने रखा है, हम माइंड्स इन मोशन की तरफ से उसका वेलकम करते हैं और कोशिश करेंगे ये साइंस फेयर और यहाँ पर एजुकेशन एक्सपो, ये उसी तदबीर की एक कोशिश है, उसी अपॉर्चुनिटी की एक कोशिश है कि हमारे मुसलमानों में, कम्युनिटी में इसको कैसे हम अपलिफ्ट करें, कैसे आगे बढ़ाएं. मैं इसके बाद में सफ़र खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हम अपने मेहमान का तारुफ भी कराएं और उनका वेलकम करें. सफ़र साहब. Dear students, dear teachers, dear guests, today we have one more guest with us, Brother Idris Khamisa. He is an international consultant in education and human development. He has conducted numerous workshops, seminars in over 31 countries. And his introduction is so long that we can actually do a thesis on him, inshallah. So now, without much ado, I would request him to take the podium and take the audience further with his words of wisdom. Brother Idris Khamisa from South Africa. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, the Lord of all the worlds, to whom we belong and to whom is our return, may His choicest blessings go to the highest of Allah's creation, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, the most generous in companionship, indeed the most gentle in speech, indeed the most eloquent ambassador to humanity at large. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I did not intend to speak, but when I walked in here and I looked at the ambience and the great people around you, I'm always moved when people, educationists, teachers, parents, and students are concerned about the society and they want to make a significant contribution so that they would leave a legacy. There are some things in life you do for your success, the other things you do for your legacy. I'm reminded of a story of a person who won the Nobel Prize, I think, for chemistry. So they asked him, "Sir, to whom do you attribute your success?" He said, "I attribute my success to my mother." He says, "Your mother?" They were surprised.
They were hoping, he says, his teachers. He said, how come your mother? He says, from a tender age, whenever I came back from school every day, she asked me, my beloved son, what good question you asked today? And when I used to ask those questions, I learned to develop a spirit of inquiry and research. So I pray, inshallah, that with the guidance of your parents and teachers, that you'll continue with this noble work, that you'll become contributors to society, that you'll leave a footprint, you'll impact on the lives of people. And now to end it off by a story of a young boy who was drowning and someone saved his life. So the young boy told this person, you know, I do not know how to thank you. You saved my life. So the man thought about it. He was a very sagacious, wise man. And he said to him the following, I hope one day when you're much older, when you look back at what happened today, and you can say with conviction that my life was worth saving. Yes, indeed, your life is worth saving if society benefits from your life. Jazakumullah, assalamu alaikum. इसके बाद में अब हम अपने इस इनॉग्रल सेशन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, आखिरी पड़ाव में हैं। आज के इस सेशन के कंक्लूडिंग स्पीच के लिए, प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए मैं समझ शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और कंक्लूडिंग स्पीच पेश करें। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग और काफ़ी इंस्पायरिंग दिन रहा और इसमें आपके इंतज़ाज़म को देखकर, आपके इंस्पिरेशन को देखकर तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है। साथ में जो हमारे पैनलिस्ट है, साथ में जो हमारे स्टेज पर ऑल डिग्निटरीज़ है, उन्होंने हमें उनके एक्सपीरियंस, उनके सजेशंस और उनके जो ओपिनियन है उससे हमें जो है तो ब्लेस किया है। जिसमें से डॉक्टर अब्दुल वासे साहब ने बहुत ही प्यारी बात कही है और वो प्यारी बात ये है कि शैतान जो है बहकाता है और अल्लाह ताला आपको रहमत अता करता है, लेकिन रहमत उन्हीं को अता करता है जो तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं, जो सोचते हैं, जो इनोवेट करते हैं, जो क्रिएट करते हैं और जो फ़िक्रमंद है। और उन्होंने एक फ़िक्र भी जाहिर की है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो ख़ास करके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह में जिस तरह से मैल प्रैक्टिसेस होती है, उसका सिंपल रीज़न यही है कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। बच्चों ने साइंटिफिक थिंकिंग को इनकलकेट नहीं किया, उनके स्टडी में उसको ज़रूरी नहीं समझा। और क्योंकि उन्हें उसको ज़रूरी नहीं समझा और उनकी अगर हायर एजुकेशन में वो एंड में अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो फिर उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता, क्योंकि ये जो साइंटिफिक थिंकिंग है ये कभी उनमें आई ही नहीं। यही उसका सिंपल रीज़न था। और इसीलिए एक बड़ी अच्छी बात कही कि सबसे बेहतर अगर एजुकेशन का कोई आउटपुट होना चाहिए तो वो ये होना चाहिए कि यू शुड बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन। सिटीजन एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी, अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखना। आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हर एक्ट के लिए, और दूसरा आप कंट्रीब्यूटिंग होना चाहिए। आपने समाज को, देश को, फैमिली को, खुद को कुछ ना कुछ नया कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है एथिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और 21st सेंचुरी की हाईएस्ट पॉसिबल स्किल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एथिक्स की, अखलाक की, और आपके सक्सेसफुल करियर के लिए भी अखलाक ही ज़रूरी है। उसके बाद डॉक्टर संजय हरके साहब ने दो जो उनके इंसिडेंट्स और उनके जो सजेशंस था बड़ा वंडरफुल था। बड़े शॉर्ट में ही उन्होंने बहुत प्यारी बात कही है। एक तो उनकी लाइफ स्टोरी इटसेल्फ इज वेरी इंस्पायरिंग, और उससे एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया है कि आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हो अगर आप उस पर लगातार
कंटिन्यूअस अगर उस पर आप कोशिश करते हो. सो कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट is the success of is the formula for your success. This was wonderful, sir. And दूसरा उन्होंने जो फिक्र जाहिर की है वो ये है कि स्कॉलरशिप्स के लिए ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जिसके लिए फाइनेंस नहीं है, उसके लिए कोई इंटरनल एक कम्युनिटी बेस्ड या कोई एक सोसाइटी बेस्ड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हो, कि ताकि अगर वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ना पा सके तो कम से कम ये स्कॉलरशिप से वो अपनी स्टडी और अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं. इसके बाद जनाब इदरीस साहब ने बड़ा अच्छा बात की है कि जो एक सक्सेसफुल फिजिसिस्ट था उसने अपने माँ को सारा क्रेडिट दिया, और जानते हैं क्यों? कि माँ ने सिर्फ एक चीज उसको प्रमोट की है, वो है साइंटिफिक क्वेरी, इंक्वायरी. बच्चे को आप भी कंटिन्यूसली क्वेरी करने दो. जो बच्चा बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, समझ लेना इसका साइंटिफिक माइंड है, और करीब करीब सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं. लेकिन हम धीरे धीरे उनके क्वेश्चंस को बंद करना शुरू, सप्रेस करना शुरू कर देते हैं. सो दिस वाज द वंडरफुल सजेशन वी गॉट फ्रॉम ऑल ऑफ आवर डिग्निटरीज ओवर हियर. टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, एंड आई विल थैंक्स अगेन for all our guests over here and all of the dignitaries and judges, and especially all of you to bless this occasion, to grace these occasions and giving us a pleasure of this scientific community. Thank you once again. बहुत शुक्रिया सर. मैं यहाँ आप सभी को ये बताते चलूँ, जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा है कि जो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करवाया गया है उसके जजेस हैं डॉक्टर खमर शरीफ साहिबा साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल मोइनुल उलूम जूनियर कॉलेज औरंगाबाद, डॉक्टर सुबूर खान साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी मौलाना आज़ाद कॉलेज, डॉक्टर अब्दुल जलील साहब, प्रोफेसर इन फिजिक्स मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद, और डॉक्टर अबरार अहमद साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स औरंगाबाद. इसी तरह अभी जो इसके बाद में फौरन वोट ऑफ थैंक्स के बाद में जो ओरल प्रेजेंटेशन होगा उसके जजेस हैं डॉक्टर अश्विन सिरसागर साहब, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं बायोटेक्नोलॉजी एमजीएम कॉलेज के, डॉक्टर शेख याहिया साहब, आप डिपार्टमेंट ट्यूटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एमजीएम में, डॉक्टर क्रांति जाखड़े मैडम साहिबा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एमजीएम जेएनएसी. उसके बाद में जो पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा उसके जजेस होंगे डॉक्टर चरण सिंह गिल साहब, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी. इसी तरह डॉक्टर शास्त्री मैम साहिबा, आप रिटायर्ड हैं प्रोफेसर एसबी कॉलेज औरंगाबाद, डॉक्टर सुबूर खान साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी मौलाना आज़ाद कॉलेज. ये हमारे जजेस हैं जो जिनसे हमने उनकी खिदमत हासिल की है. आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज पर डॉक्टर अब्दुल वासे मोहम्मद साहब हैं, डॉक्टर संजय हरके साहब हैं, इदरीस खमीसा साहब हैं जो साउथ अफ्रीका से तशरीफ़ लाए हैं स्पेशल फॉर साइंस एग्जीबिशन और फॉर साइंस एजुकेशन एक्सपो, और जिन लोगों के नाम मैंने लिए हैं वो सब, और साइंस फेयर एकेडमी और माइंड्स इन मोशन के वो अफराद जो इस वक्त स्टेज पर बैठे हैं. शायद ऐसे ही कुछ लोगों के लिए शायर ने कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. ऐसे अफराद हमारे साथ आज मौजूद हैं. मैं इसके बाद में आज के इस सेशन के कंक्लूड के लिए हमारे इरफान खान सौदागर साहब से गुजारिश करता हूं कि आएँ और वोट ऑफ थैंक्स पेश करें. इसके बाद में ओरल प्रेजेंटेशन का सिलसिला शुरू होगा टेबल नंबर के साथ में. हर स्कूल उसके लिए तैयार रहे. बहुत ही शॉर्ट 2 मिनट में मैं अपनी बात जो मुझे जिम्मेदारी दी गई उसको अदा करूंगा. सबसे पहले मैं अलमाइटी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने ऑर्गेनाइजर्स के जहन में ये बात डाली कि वो साइंस एग्जीबिशन के बजाय साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करें, साथ ही साथ महाराष्ट्र साइंस फेयर एकेडमी. और आज ये जो स्टेज सजा है, ये जो लर्नेड पैनल ऑफ जजेस है, हमारे मेंटर्स है, ये ऐसा लग रहा है सर, हरके सर,
ये गंगा जमनी तहजीब है, ये हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है, ये हमारे लर्नड पैनलिस्ट है। मैं उन तमाम का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली डॉक्टर अब्दुल वासे साहब, डॉक्टर संजय हरके सर, ब्रदर इदरीस खमीसा सोलोंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका हियर फॉर एजुकेशन एक्सपो, टीम ऑफ साइंस फेयर, माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन, प्रिंसिपल्स एंड सोसाइटी के चेयरमैन, जिन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, उनके मेंटर्स, स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सन्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मनपूर्वक आभार। सिर्फ एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके एहसान का कर्ज हमेशा रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, तो आज हमारा यहाँ पर ये सेशन ख़त्म होता है। इसके बाद में ओरल प्रेजेंटेशन शुरू होगा। मैं उससे पहले हमारे गेस्ट और सभी जजेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चूँकि पीपीटी यहाँ डिस्प्ले की जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेज से नीचे जो सोफे लगे हैं उस पर तशरीफ रखें। तमाम गेस्ट और जजेस